हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत वर्ड परिचय के बारे में। जो अपना पेपर फर्स्ट है, पेपर नंबर 1 है, उसमें से क्या है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। पांचों के पांचों एमसीक्यूज आते हैं। तो हमें यहाँ से जनरल कुछ चीजें याद रखना है। सारा टॉपिक का टॉपिक याद नहीं करना है हमको, कुछ जनरल चीजें याद करनी है। जो एमसीक्यू आएंगे वो बन जाए, ठीक है ना। इसमें क्या क्या आता है संस्कृत वर्ड परिचय में? अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस, ये हमारे जो भी मैं टॉपिक कवर करवा रहा हूँ वो एनसीआईएसएम में जो टॉपिक दिए हैं, मतलब सिलेबस में है हमारे बीएमएस फर्स्ट ईयर के, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं उतना ही करा रहा हूँ। जिसमें है महेश्वर सूत्र है, वो पढ़ने वाले हैं हम। उच्चारण स्थान पढ़ने वाले हैं। वाह्य प्रयत्न पढ़ने वाले हैं। आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले अपन वर्ड अक्षर के बारे में समझ लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं वर्ड। तो वर्ड दो प्रकार के होते हैं। वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? वर्ड दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्वर और व्यंजन। कौन से? स्वर और व्यंजन, ठीक है। अब हमें ना यहाँ से जब एमसीक्यू बनने वाले हैं, तो हमें फोकस करना है कुछ इम्पोर्टेंट चीजों पर, ठीक है ना। स्वर, इनमें इनकी कितनी संख्या होती है? 9 होती है। तो यहाँ से एक एमसीक्यू बनेगा कि स्वराह कति कितने होते हैं, ठीक है ना। तो कितने होते हैं? 9 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? अ ई उ रे र ए ओ ए औ, ठीक है ना। औ कितने होते हैं? इन्हें अच भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें अच भी कहते हैं। जिसकी डेफिनेशन देखेंगे तो स्वर भी ध्वनियां हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोली जा सकती है, उसे क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सकें, वे सभी वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। और इन्हें हल भी कहते हैं। यहाँ से अब इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात है कि इनकी संख्या कितनी होती है। इनकी संख्या होती है 33। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 9 और व्यंजन कितने होते हैं? 33। याद रखना है, ठीक है ना। अब कौन कौन से होते हैं? क ख ग घ ड़ ट ठ ड ढ प फ ब भ म श श श श ह च छ ज झ ज्ञ त थ द ध न य र ल व, ठीक है ना। ये ऊष्म है, ये अर्ध स्वर है। ये वाले अर्ध स्वर हैं, ये ऊष्म है। क वर्ग है, ट वर्ग है, प वर्ग है, च वर्ग है, त वर्ग है, ठीक है। अब हम ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। और जो व्यंजन होते हैं, तो जो व्यंजन होते हैं ऐसे कह, धन, अह। तो जो कह होता है, इसमें जो हलंत लगा होता है, इसे हम अर्ध स्वर बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। जब इसमें अ का मेल हो जाता है, स्वर का मेल हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है? व्यंजन बन जाता है। क्या बन जाता है? व्यंजन बन जाता है। जैसे हम यहाँ पर बताया गया है कि जो स्वतंत्र रूप से न बोले जाते, जैसे हमको क्या बोलना है? हम बाद में अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है क के साथ में, ठीक है ना। तो ये का भी उच्चारण संयुक्त रूप से हो रहा है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं महेश्वर सूत्र की। ये है इंपोर्टेंट। किसने दिया? सबसे पहला एमसीक्यू यहाँ से बनता है, महर्षि पाणिनि ने अत्यंत लघु रूप प्रदान किया, ठीक है ना। महेश्वर सूत्र किसने दिए? महर्षि पाणिनि। और ये कहाँ से उत्पन्न हुए? तो शिव के डमरू से। कहाँ से? शिव के डमरू से। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? महेश्वर सूत्र कहते हैं। इनकी संख्या इंपोर्टेंट है। किसने दिया? कहाँ से उत्पन्न हुए? इनकी संख्या 14 है। तो ये बहुत, यहाँ से एमसीक्यू पक्का बनना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कौन से हैं। ये टेबल याद कर लेना, क्योंकि ये संस्कृत ग्रामर में जब हम संधि पढ़ते हैं, जब हम कारक पढ़ते हैं, हर जगह ये हमें काम में आते हैं, क्योंकि हम इनसे प्रत्याहार बनाना सीखते हैं। क्या बनाना सीखते हैं? प्रत्याहार बनाना सीखते हैं। तो प्रत्याहार बनाने के लिए ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन से हैं? अ ई उड़ ऋ ल क ए औ अं ऐ औ च है वर ट ल ळ यंग म ण न म झ भ ज्ञ घ ढ श जब घ ढ श ख फ छ ट त त व क प य श श र ह ल, ठीक है ना। तो इनकी संख्या कितनी है? 14 होती है। और ये हमें टेबल याद करना है, ठीक है ना।
अब हम बात करने वाले हैं अयोग बाह वर्ण, ठीक है ना। अयोग बाह वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो हम पहले बात करने वाले हैं अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार कौन से होते हैं? स्वर के ऊपर जो बिंदु, ये जो बिंदु लगा होता है, ऊपर बिंदी लगी होती है, जैसे म, न, क, तो ये होता है, लगाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। स्वर के बाद न अथवा म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग, जैसे इयम, यशांसी, ठीक है ना, अंश, अवतंस, हंस, ये सब क्या है? अनुस्वार वर्ण है। अनुनासिक कौन से वर्ण होते हैं? यंग, म, ण, न, ये 5 व्यंजन अनुनासिक माने जाते हैं। कौन से? ये अनुनासिक होते हैं, ठीक है। इन्हें अर्ध अनुस्वार भी कहा जाता है। तो याद रखना, अर्ध अनुस्वार किसे कहा जाता है? ये 5 व्यंजनों को। इनको याद कर लेना, ऑप्शनल बन जाएगा। इनमें से अनुनासिक नहीं है या है, अनुस्वार क्या, कौन सा वर्ड अनुस्वार वाला है, ठीक है ना। और अब बात करते हैं विसर्ग के बारे में। जिसे इसमें अनुनासिक में क्या होता है? ये चंद्र बिंदु, ये जो इसे हम बोलते हैं चंद्र बिंदु, ठीक है ना। ये चंद्र बिंदु से इसे पहचाना है, कहाँ, वहाँ, यहाँ, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। विसर्ग क्या होते हैं? जब किसी पद विसर्ग, ऐसे लिखा है कि कोई क्या लिखा है? प्रदीपः, प्रदीपः, ये इन्हें क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं, ठीक है ना। स्वर के आगे आने वाले 2 बिंदुओं को क्या बोलते हैं? विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण आधे ह की तरह, प्रदीपः, रामः, भानुः, इस तरह इसका प्रयोग किया जाता है। और ह की जगह र और श के स्थान पर भी किया जाता है, ठीक है ना, इसका प्रयोग। जिह्वामूली कौन से होते हैं? जिह्वामूली का जो साइन है वो ये है, ठीक है ना। ये जो साइन है ये कौन किसका है? जिह्वामूली का है। और उपध्मानी का क्या है? ये है, उपध्मानी का भी यही। लेकिन जो जिह्वामूली होते हैं इनका प्रयोग क और ख से पहले किया जाता है, और उपध्मानी का प्रयोग प और फ से पहले किया जाता है। प और फ से पहले किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं उच्चारण स्थान के बारे में। उच्चारण स्थान किसके कहाँ होते हैं? पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्वर और व्यंजन के भेद। तो स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वरों के भेद होते हैं 3। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या, स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे, उसे क्या कम से कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या या इंपोर्टेंट याद रखना क्या है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अ, ई, उ, रे, र, ये होते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है। इनमें एक मात्रा का समय लगता है बोलने पर, ठीक है। दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इसका याद रखना है, इसमें दोगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वरों में जितना लगता है उससे दुगुना समय लगता है। इनमें 2 मात्राओं का समय लगे वो क्या है? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ठीक है ना। तो ये होते हैं 8 होते हैं। ह्रस्व कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये कितने होते हैं? 8 होते हैं दीर्घ। अब प्लुत स्वर की बात करेंगे, इसमें दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, 3 मात्राओं का उच्चारण। तो हमने क्या पढ़ा? ह्रस्व में 1 मात्रा, ह्रस्व में 1 मात्रा, दीर्घ में 2 मात्रा, प्लुत में 3 मात्राओं का उच्चारण समय लगता है बोलने पर, ठीक है ना। इसको प्लुत स्वर को कैसे, किससे डिनोट करते हैं? ये जो साइन है, ये है प्लुत स्वर का बताता है, ठीक है ना। ये प्लुत स्वर को बताता है, ओके। ये सब प्लुत स्वर है, ठीक है ना। इनको याद रखना है। इनकी संख्या 5 होती है। इनकी ह्रस्व स्वर की, दीर्घ स्वर की संख्या 8 होती है। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, आ जाएगा। निम्न में से दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, री आ जाएगा, तो हमें इसको टिक करना होगा। ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। अब व्यंजन के भेद देख लेते हैं। तो व्यंजन के भी 3 भेद हैं। व्यंजन के भी 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, ठीक है ना। 3 भागों में डिवीजन किया। स्पर्श, स्पर्श का मतलब क्या है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है और वायु को कुछ क्षण के लिए रुककर झटके से निकलती है, उन्हें क्या बोलती हैं? स्पर्श संज्ञक व्यंजन कहते हैं। क से म पर्यंत व्यंजन स्पर्श संज्ञक हैं। इनकी संख्या याद रखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है 25। ये संख्याएं इंपॉर्टेंट है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब स्पर्श हैं, स्पर्श, ठीक है ना।
अब हम बात करने वाले हैं अंतःस्थ। अंतःस्थ में क्या होता है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को कुछ रोककर अल्प शक्ति के साथ बाहर किया जाता है, वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यण व अंतःस्थ, अर्थात यण जो हमने प्रत्याहार बात की थी, जो प्रत्याहार हैं, यण प्रत्याहार में य व र ल जो आते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? अंतःस्थ कहते हैं। इनकी संख्या याद रखना, अंतःस्थ की संख्या 4 होती है। अंतःस्थ की संख्या 4 होती है। ये हमने संस्कृत जब हम पढ़ रहे थे स्वर व्यंजन के भेद, तो ये थे जो य र ल व हैं वो अर्ध स्वर हैं, और जो स स स ह हैं वो क्या हैं? ऊष्म हैं। कौन सी हैं? ऊष्म हैं। तो याद रखना है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं ऊष्म के बारे में। क्या ऊष्म क्या है बताया? तो ऊष्म जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को धीरे धीरे रोक कर रगड़ के साथ निकाल कर किया जाता है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। शल ऊष्मांड, जो शल सल प्रत्याहार है, उसके वर्ड क्या कहलाते हैं? ऊष्म संज्ञक व्यंजन कहलाते हैं। वो कौन से होते हैं? श श श ह, ठीक है ना। इन्हें क्या कहती हैं? ऊष्म संज्ञक व्यंजन कहती हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। तो अभी हम यहाँ पर मेन फोकस करने वाले हैं कि कितनी संख्या होती है उनमें, और कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ह्रस्व की। इनकी संख्या 5 होती है। ह्रस्व की संख्या 5 होती है। दीर्घ की संख्या 8 होती है, ठीक है। व्यंजन में भी देखेंगे स्पर्श की संख्या 25 होती है। अंतःस्थ में संख्या 4 होती है। और उसमें कौन सी होती है? उसमें भी 4 होती है। उसमें भी 4 होती है। अब बात करते हैं हम उच्चारण स्थान की। अब उच्चारण स्थान की किस वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है, अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। अब हम देखने वाले हैं कितने होते हैं उच्चारण स्थान। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, जिह्वामूल, ओष्ठ दंत एंड नासिका, ये होते हैं। ये जो चार्ट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए ओष्ठ वर्ड है, दंत वर्ड है, मूर्धा वर्ड है, कंठ तालु वर्ड है। तो मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा एक ट्रिक से बहुत इजीली याद हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ करने वाले हैं कंठ। सबसे देखो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या आता है? कंठ आता है। क्या आता है? क्या आता है? कंठ आता है। कंठ के बाद क्या आता है? कंठ के बाद आता है तालु। क्या आता है? तालु। ये है तालु, ठीक है ना। ये तालु आता है। तालु के बाद क्या आता है? मूर्धा आता है। क्या आता है? मूर्धा आता है। मूर्धा के बाद क्या आते हैं? मूर्धा के बाद दंत आती है। यहाँ पे ये सीक्वेंस याद रखना है। दंत के बाद क्या आते हैं? दंत के बाद ओष्ठ आते हैं। ओष्ठ के बाद क्या आते हैं? अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है ना। ये हमने देख लिया कंठ, कंठ, तालु, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये हमने देख लिया। अब यहाँ से कॉम्बिनेशन आएंगे। यहाँ से जो कंठ है सबसे पहले हमने लोअर साइड से हम पढ़ रहे हैं, जहाँ से वर्ड हम देखो बोलने का जो कहाँ से बोलते हैं, ठीक है ना। जो साउंड बॉक्स है अपना यहाँ से, तो कंठ उसी से रिलेट किया है। यहाँ से बोलते हैं तो यहाँ से स्टार्ट किया। अब यहाँ से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। हमने पहले ही देख लिए कंठ 1, तालु 2, मूर्धा 3, दंत 4, ओष्ठ 5। अब छठवें की बात करेंगे तो कंठ के साथ में तालु को, कंठ के साथ में कंठ प्लस तालु। सबसे पहले कौन सा देखा? कंठ, कंठ, तालु, तालु के बाद आ जाता है मूर्धा, मूर्धा के बाद आ जाता है दंत, और दंत के बाद आ जाता है ओष्ठ। अब इनके हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। देखो बहुत इजीली याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है, देखना। अभी ओष्ठ, ठीक है। अब कंठ का किया तालु के साथ कॉम्बिनेशन, फिर कंठ का करेंगे ओष्ठ के साथ में, ठीक है ना। ये दो कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमने बना लिए। फिर नेक्स्ट आता है जिव्या मूल। जीव जो जिसमें जीवा 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 मूल यूज होती है, ठीक है ना, जिव्या मूल। उसके बाद आता है अपना ओष्ठ दंत। फिर हम किन दोनों को कॉम्बिनेशन कर देंगे? ओष्ठ के पास कौन है? दंत, ओष्ठ दंत। तो पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन, याद रखना है इसी सीक्वेंस में, तब भी याद हो पाएंगे। और लास्ट में हमारी बचती है नासिका। लास्ट में क्या बचती है? हमारी नासिका। तो अब देखते हैं इनमें क्या क्या एग्जाम्पल है। कंठ हमने अभी पढ़ा था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इनका भी सीक्वेंस है। यदि हमें ये वाला सीक्वेंस याद है, ये सीक्वेंस याद है, तो हमें ये भी याद हो जाएगा। देखना कैसे याद होता है। क वर्ग सीक्वेंस में च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो यहाँ से ओष्ठ तक, क से लेके प वर्ग तक सीक्वेंस में।
देन उसके बाद हम अ आ ई री री रू र उ ए ऐ ओ औ, ठीक है ना। ओ के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, क और ख। तो इसका भी सीक्वेंस है, ये हम स्वर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, स्वर पढ़े हैं आ ई री रू र अकेला है उ ए ऐ ओ औ। तो ये एक सीक्वेंस है, दो का सीक्वेंस है। हम याद इजीली रख सकते हैं, अ के साथ में आ, मतलब रस्व के साथ में दीर्घ का लिया है, रू और रू, ये री और रू ये दीर्घ है, ल अकेला है, उ और दीर्घ उ, ए रस्व दीर्घ, दोनों का साथ में ओ तक, कंठ ओष्ठ तक। फिर उसके बाद जो हम व्यंजन की बात करेंगे तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एंड प वर्ग, ये सीक्वेंस में हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं एक और पार्ट की, तो इसमें आते हैं सबसे पहले वाले में तो क वर्ग हमने देख लिया और विसर्ग आता है। फिर विसर्ग के बाद जो हमने अंतःस्थ पढ़े थे, तो उसमें थे कौन से थे, य और श, य श र और श। देखो य वाला पढ़ा था हमने, अंत और ऊष्म पढ़े थे। तो अंत चार थे, अंत कौन से थे, चार थे, कौन से, य र ल, है ना, य र ल, य र ल, ठीक है ना। और उसके बाद जो ऊष्म थे वो कौन से थे, श श श, ठीक है ना। तो ये वाले, इनका भी सीक्वेंस है ऊपर से नीचे तक सीक्वेंस में, ठीक है ना। पहले में विसर्ग याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर य र ल और स श श, ठीक है ना, ऐसे ही सीक्वेंस में। और फिर यहाँ पर जो हमारे ये खत्म हो जाते हैं अंतस्थ ऊष्म, उसके बाद उपपदमानीय स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जो कंठ तालु कंठोष्ठ जिह्वा मूली है, ए ऐ ओ औ और क ख, ठीक है ना। यहाँ तक याद हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, किसमें, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ना ही इसमें दिक्कत आने वाली है स्वर में, आ ई री रू र उ ए ऐ एंड ओ औ और क ख, ठीक है ना। अब ना ही इसमें दिक्कत आना, थोड़ा सा ये भी सीक्वेंस में, य र ल श श श, ठीक है ना। फिर उसके बाद उपपदमानी यहाँ पे आ जाते हैं, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और विसर्ग स्टार्ट, इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। फिर लास्ट में जो ओष्ठ दंत है, ओष्ठ दंत आता है व और फ, व और फ, और नासिका से अनुस्वार म, ये वाले जो वर्ड अनुस्वार वर्ड ये होते हैं, वो नासिका से बोले जाते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे यदि हमको ये वाला सीक्वेंस याद होगा, तो हमको इस वाले सीक्वेंस में याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। यही इस डायग्राम में ये सब बताया गया है कि कंठ में आ पढ़ा था हमने और क वर्ग पढ़ा था, ठीक है ना, ह पढ़ा। और फिर उसका कंठ के बाद तालु में क्या पढ़ा था, ई पढ़ा था, और क के बाद च वर्ग पढ़ा था, और य पढ़ा था, और स पढ़ा था। तो ये डायग्राम भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो, ठीक है। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का 100% एक क्वेश्चन आना है यहाँ से ऑप्शनल में, ठीक है। तो पूछेगा कि ओष्ठ वर्ड है तो कौन सा है, इसमें दे देगा उ दे देगा, री दे देगा, री दे देगा, ट वर्ग दे देगा, च वर्ग दे देगा, तो हमें उसमें उ को टिक करना होगा, ठीक है। ये हमारा संस्कृत वर्णमाला हो गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और भी मैं वीडियोस लाने वाला हूँ, बहुत शॉर्ट टाइम में क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, और जिससे कि पेपर में मतलब ज़्यादा कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें, ठीक है। थैंक यू।